नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube कक्षा में। मैं हरीश कुमार आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम के तहत आप लोगों की अधिगम जिज्ञासा की निरंतरता को बनाए रखने में यह सहायक सामग्री उपयोगी हो, इस उद्देश्य से यह ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल लर्निंग एड आप लोगों को YouTube से प्राप्त होगी और आप लोग इसे सीखकर इससे आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसी कामनाओं के साथ मैं आज बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग परीक्षा प्रयोगी के दृष्टिकोण से, लर्निंग के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और इन फ्यूचर आपके लॉन्ग लाइफ प्रोसेस में यह टॉपिक आपको सहायता प्रदान करेगी। हम लोग इसके पहले जो मानसिक असमर्थता पे हम लोग क्लास भी ले चुके, वीडियो भी हम लोगों ने देख लिया, नोट्स भी हम लोगों ने पा लिया। तो आज हम लोग उसी मानसिक मंदता को, मेंटली रिटार्डेड पे हम लोग आज उसके कॉजेस के बारे में कुछ मैं अपने विचार दूंगा, फिर आप लोगों के सुझावों को मैं लूंगा और फिर इसको ऑनलाइन जब कक्षाएं होती हैं तो जो भी वहाँ पे समस्याएं होंगी उस पे हम लोग पुनः परिचर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा कॉजेस ऑफ मेंटली रिटार्डेड, कौन कौन से वह कारण हैं या कौन कौन से वह कारक हैं जो मानसिक असमर्थता को बढ़ावा देते हैं। यदि उन कारणों को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड की संभावनाएं कम होंगी या वो कम मात्रा में वो बच्चे होंगे। हम लोग इस बात को तो जानते हैं, चाहे संस्कृति ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि माता पिता के जो संस्कार होते हैं, हम लोगों ने जो संस्कार हम लोग बोलते हैं, और विज्ञान में यही आगे चल के हम लोग उसको लोग बोलते हैं कि भाई इनके जीन्स में है। थोड़ा और लोगों ने स्टडी किया, लोगों ने बोला इनका डीएनए ऐसा है। तो वेस्टर्न में हम लोग इसको जो भी जीन्स, डीएनए, और मैं उन्हीं संपूर्ण पूरी वांग्मय को मैं उसको संस्कार बोलता हूँ कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं उस प्रकार के बालक, उस प्रकार की जेनरेशन का प्रादुर्भाव होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने ईस्टर्न को भी मैंने ठीक से पढ़ा और वेस्टर्न को भी पढ़ा।
कि गर्भावस्था में या गर्भावस्था से पूर्व माँ बाप के जैसे विचार होते हैं, जिस विचार से संतानोत्पत्ति, उस प्रकार के उन विचारों के प्रभाव उस शिशु में पड़ जाते हैं। और गर्भावस्था में माँ जिस प्रकार से अपने को पोषित करती है, जिस प्रकार के उसके विचार बनते हैं, जिस प्रकार के जीवन को वह जीती है, जिस प्रकार के संस्कार उसके परिवेश को, उसके पर्यावरण को जो प्रभावित करते हैं, उसका गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर मैं संस्कृति की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो काजेज बताऊंगा, इनके कौन कौन से काजेज हैं, लेकिन इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व है कि, और एक मैंने लाइन एक पढ़ी अंग्रेजी में, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई घटना घट जाएगी, हम इलाज करा लेंगे, इलाज से कहीं ज्यादा है कि बचाव किया जाए, और हमारी संस्कृति बचाव की है। हम इसमें बचाव में ज्यादा विश्वास करते हैं, और जो उन बचाव के बावजूद भी कुछ घटनाएं, परिघटनाएं ऐसे ईश्वरीय, ऐसे जो भी भौतिक, आधिदैविक, जो भी कारणों से जो बातें हो जाती, फिर हम लोग उस पर, उसके भी निवारण के लिए हम लोग उस पर उपचार और विचार हम लोग करते हैं। तो जैसे जैसे संस्कार बनते हैं, जैसे जैसे विचार बनते हैं, जैसे जैसे हम चित्रों को देखते हैं, अब गर्भस्थ शिशु में माँ अगर विकृत बालकों को, अपंग बालकों को, अपंग चित्रों को, अपंग पशुओं को, ऐसे क्रूर दृश्य को देखती है, तो उसके संस्कारों पे जो बच्चा, जो जिसका उसके गर्भ में जो उसका एक आकार को ले रहा है, वो कहीं ना कहीं उस पर उसके विचार, उसके संस्कार बहुत ज्यादा पड़ते हैं। जो शिक्षा के जो दार्शनिक आधार हैं, जो आप पेपरों में पढ़ते हैं, इसके आप लोग ये समझ ही नहीं पाते कि इसके जीवन में क्या उपयोगिता है। इसका सभी दार्शनिकों ने इस बात को कहा। आप लोगों ने गांधी, जितने भी आप लोगों ने, गांधी जी हों, विवेकानंद जी हों, अरविंद हो, जे कृष्णमूर्ति हों, आप लोगों ने जितने भी, रविंद्रनाथ टैगोर जी हों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हों, आप जितने भी ऐसे लोगों को आप पाएंगे, कहीं ना कहीं इस बात को आप इसमें देखेंगे कि उनकी माँ कहीं ना कहीं धर्मपरायण थी। वो दर्शन, वहां पे ये बात को सिर्फ ये पढ़ाना ये नहीं था, कहीं ना कहीं उनके धर्मपरायण होने का, उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो तपस्या की, उन्होंने जो साधना की, उन्होंने जो अपने जीवन को जो एक संतुलित, जिसकी वैज्ञानिक परिकल्पना हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारे मनीषियों का मतलब हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी करके बातों को कही थी। लंबे लंबे समय की, आज तो रिसर्च 2 साल 4 साल कोई रिसर्च करता है और अपने को बहुत बड़ा रिसर्चर कहता है। हमारे ऋषि मुनि तो लगभग कई दशकों तक एक रिसर्च करते थे, दशकों। ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिसमें कि लगभग शताब्दी लग गई रिसर्च करने में। ऐसे ही कोई रिसर्च नहीं हुई। तो उन्होंने जो ये ज्ञान दिया, और उस ज्ञान का ये स्वरूप रहा कि हमारे यहाँ उस प्रकार की बातें नहीं घटी। जो कुछ घटनाएं दिखती भी हैं, उसमें भी कुछ रहस्य है। तो हम लोग आज इस पे जो चर्चा करेंगे कि ये मानसिक मंदता के कौन कौन से ऐसे कारण हो गए। तो मेरा मूल था कि भाई, जिस प्रकार के माँ बाप के संस्कार, खान पान, रहन सहन, उनके विचार, व्यवहार, ये जो होते हैं, वो गर्भस्थ शिशु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जिस प्रकार के संस्कार उसमें पड़ जाते हैं, वह संस्कार उसके पूरे जीवन, उसके पूरे दैनिक जीवन में
उसके पूरे संपूर्ण जीवन में वो व्यवहार परिलक्षित होते हैं। शिक्षा कितना भी इन्वायरमेंट को क्रिएट कर ले, वो उन संस्कारों को नहीं मिटा सकती है। उन संस्कारों पर अंकुश जरूर लगा सकती है। जैसे कि मन और बुद्धि, मन चंचल है, मन को गिरने से बुद्धि बचा सकती है, बुद्धि उस पर अंकुश लगा सकती है। लेकिन आप ये कह दें कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो बुद्धि, जो हमारा ज्ञान, जो हमारी प्रज्ञा है, वो उसको बिल्कुल मन को कंट्रोल में कर लेगी, तो ये असंभव है। प्रज्ञा जो बुद्धि जब जागृत हो जाती है, जब प्रज्ञा में बदल जाती है, तो उस पर अंकुश लगाती है। लेकिन जिसका पलड़ा भारी होगा वह वहां तक उसको खींच ले जाएगा। तो आइए हम लोग एक चर्चा करेंगे कि मेंटली रिटार्टेड बच्चों के कौन कौन से कारण हो जाते हैं कि इस प्रकार के उनके जीवन में ये सिम्टम दिखने लगते हैं। तो इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। एक है जन्म से पूर्व, एक है जन्म के समय और एक है जन्म के बाद। तो मैंने जो भूमिका रखी उसमें पहला जो हमारा पॉइंट है जन्म से पूर्व। तो जन्म से पूर्व में जो संस्कार जो हो जाते हैं, जिस प्रकार के आचार विचार उस प्रकार के होते हैं, इसको वेस्टर्न फिलोसफरों ने, वेस्टर्न थिंकरों ने जो उन्होंने देखा कि किन कौन कौन से लोगों ने व्यवहार पे क्या क्या घटनाएं होती, मेडिकल साइंस ने जो कहा, हमारे यहाँ तो संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है, इसकी तो गहराई कोई नहीं माप सकता, जैसे समुद्र की गहराई नहीं मापी जा सकती। लेकिन समय थोड़ा बदला, वेस्टर्न का प्रभाव हावी हुआ, फिर भी हमारे संस्कार उनके प्रभाव को अभी हमारी संस्कार इतना प्रभावित कर देती है कि वो गौण हो जाती है। लेकिन फिर भी जो उन मनोवैज्ञानिकों ने, जो उनके जो रिसर्चरों ने जो एक समन्वय स्थापित किया कि इन कारणों से होता है, उन कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग चर्चा करेंगे जन्म से पूर्व के समय कौन कौन से कारण थे। तो पहला उसमें हमारा हो जाएगा कि विषाक्त पदार्थ। तो विषाक्त पदार्थ में अब आजकल आप लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं। अब मैं सिर्फ इसको अल्कोहल कह दूं, मैं इसको कोई मदिरापान, धूम्रपान या ये जो भी ये जो लोग चबाते हैं गुटखा के नाम से, जो भी ये सब धूम्रपान और मादक पदार्थ, मदिरा सेवन, और भी आजकल को तो इंजेक्शंस भी जो लोग लेते हैं नशे के, क्रिकेट वगैरह में आप लोग फुटबॉल या जो भी एथलीट होता है वहाँ पे अक्सर सुनने में आता है कि वो इंजेक्शन लेके अपनी एनर्जी को जो लोग बढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, जो बातें हैं आप लोग उसको बेहतर समझ रहे हैं। तो ये विषाक्त पदार्थ, ये सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं है। विषाक्त पदार्थ अल्कोहल, कोकीन या कोई धूम्रपान, मदिरापान तक ही सीमित नहीं है। विषाक्त पदार्थ में हमारी भोजन को विकृत करके भी खाना, यह भी विषाक्त पदार्थ है। अब दूध को हमने फाड़ के हमने उसको बनाया, तो दूध तो एक तो फटा, बना पनीर, डाला नमक, दूसरी विकृति को जन्म देगी। हमने ऐसे जितने भी जो डबल रोटी, विदेशों में लोग बहुत खाते हैं डबल रोटी, जिसको हम लोग पाव रोटी बोलते हैं, इसकी भी बनाने की प्रक्रिया को भी, इसको भी विकृत किया जाता है। जो फलों के जो रस, नेचुरल फलों के रस को नहीं, उसको आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम करके, विदेशों में तो सब कुछ डिब्बा बंद आता है और सब कुछ फूड पैकेजेस, माने सब कुछ बंद डिब्बे में है। अब उसकी आप लोग कल्पना आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि अगर उसका सेवन किया जा रहा है तो गर्भस्थ शिशु को कितना उसको पोषण मिल रहा है, उसमें कितना पौष्टिक तत्व है, पेट भर रही है, पोषक तत्व नहीं है। ऐसे संस्कारों से, ऐसे खान पान से, ऐसे विचारों से जो बच्चे जो उत्पन्न होंगे, वो
निश्चित रूप से उनके अंदर पोषक तत्व तो मिला ही नहीं, तो शारीरिक रूप से तो कमजोर होंगे ही, मानसिक रूप से कमजोर होंगे। और जिनका शारीरिक और मानसिक कमजोरी होगा वो निश्चित रूप से उनके अपने संवेग, उनके निश्चित रूप से उनके संवेग विकृत होंगे। और विकृत संवेगों का ही नतीजा है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि संवेदनहीनता और संवेदनशीलता, ये विकृत इमोशंस के ही लोग समाज में कहीं ना कहीं अपराध वृत्ति को जन्म देते हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसे असामाजिक कार्य होते हैं, वो सब इमोशनली विकृत वो है। कहीं ना कहीं उनके अंदर उन तत्वों की प्रधानता, जीव की हत्या करके, जीव की जब हत्या होती है तो कितना वो अंदर से बेचैन होता है, कितनी उसको पीड़ा होती है। अगर हमें आपको कोई मारे तो क्या हम प्रसन्न होंगे? ऐसे विकृत, ऐसे डरे हुए जीव को, ऐसे भयभीत जीव को, ऐसे उत्तेजित जीव को हम जब उसको खाते हैं तो वो हमारे जो शरीर में जो संस्कार बनते हैं, जो भी उसके रस, जो उसके जो द्रव्य बनते हैं, वो सब उत्तेजित होते हैं। और ऐसे उत्तेजित चीजों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह बात तर्क पे नहीं है, ये पूरी बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ है, लेकिन इसको मानने मजा लोगों को आ रहा है, फिर भी खाते हैं। और उन संस्कारों से जो बच्चे होते हैं, अब उनके अंदर तो उस प्रकार के ही संस्कार हो गए। अब वो लोग आएंगे तो यही करेंगे, छिपकली खाएंगे, सांप को खाएंगे, फलना पता नहीं कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से जीव को खाएंगे, जिंदा खाएंगे, कच्चा खाएंगे, और ऐसी बीमारियों को जन्म देंगे, जिन बीमारियों के कारण आज पूरा विश्व बंद सा हो गया है, पूरी मानव की गति रुक सी गई है। इससे उसी विकृतियों का नतीजा है। हमने चीजों को स्वीकृत तरीके से न लेके हमने विकृत तरीके से लिया। मजा नहीं आई, और मजा भी उसमें नहीं आया। जिस प्रकार से कुत्ता हड्डी को चबाता है और अपने ही रसों को आनंद लेता है, पूरा कट जाता है, उसी तब उसको कहता है कि मजा आ रही। वो मजा नहीं है, वो सजा को मजा समझ रहा है। इस पे मैं किसी शाकाहार या मांसाहार पे मैं बातों को नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको वैज्ञानिक प्रूफ करते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, अपने यहाँ मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, आपके यहाँ विज्ञान प्रगति, आपके योजना कुरुक्षेत्र में ऐसे एक विशेषांक भी आता है, इंडिया टुडे में, आप लोग उसको पढ़े भी होंगे। आप लोग वहां पे देखेंगे कि इनके प्रभाव पड़ते हैं गर्भस्थ शिशुओं में। लेकिन फिर भी आपने जो प्रभाव पड़ गया, जो संस्कार डेवलप हो गए, उन डेवलप हुए संस्कारों को आप कहां से मिटा सकते हैं? शिक्षा ऐसी कौन सी शिक्षा कोई जादू नहीं है कि उस पर हाथ घुमाया और घटनाएं आश्चर्यचकित रूप से बदल जाए। इतने पढ़ने के बाद हमारे विचार बदलते हैं, विचार से हमारे मन बदलता है, विचार बदलते हैं, फिर उस बाद से चित्त बदलता है, चित्त के बाद से वही जाके हमारे अंदर बुद्धि बनती है, वही बुद्धि जाके बाद में जाके प्रज्ञा में बदलती है। तो जो कथनीय और करणीय जो तथ्य है, आप लोग फिलॉसफी में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते हैं। जो भारतीय शक दर्शन है वहां पे भी इस बात को पढ़ते हैं, जो पतंजलि के योग सूत्र है वहां पे भी बात को आप लोग पढ़ते हैं, न्याय दर्शन में भी आप लोग इस बात को भी पढ़ते हैं। लेकिन समस्याएं यहीं से क्रिएट होती हैं। गर्भस्थ में जो शिशु है, अब ऐसे विषाक्त पदार्थों के सिगरेट पी रहे हैं। अब आपके सिगरेट से आप लोग जानते हैं कि सिगरेट में निकोटीन होता है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, और जो माँ को जो होता है उसी से बालक को पुष्टि मिलती है, उसी से बालक अंदर विकसित होता है। आपने मदिरा पान किया, आपने सिगरेट का सेवन किया, आपने कोकीन का सेवन किया, रात में तेज रात में जगा, मैं पढ़ाया हूं उसमें कि जो विकृतियां तेज
साउंड में आपने डिस्को डांस बार, पता नहीं क्या क्या, उसमें आपने ये किया। तो ये जो संस्कार जो आ रहे हैं पश्चिम से, और हम लोग देखो एक चीज और मैं बता दूं, एक परिस्थिति में मैं इस बात को मैं मानता हूं कि कोई भी एक परिस्थिति व्यक्ति को आनंद नहीं दे सकती, बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव के लिए विकृत रूप को स्वीकार कर लिया जाए ये उचित नहीं है। मेरे कहने का मूल अर्थ है कि जो चीजें वास्तविक रूप में है आप उसी को स्वीकार कीजिए, विकृत करके स्वीकार मत कीजिए। विकृत चीजें जो होती हैं, और ये जिम्मेदारी देखिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा योग तपस्या करके लोग कितनी स्वस्थ जीवन, इतना प्राण शक्ति इतना मजबूत होता था कि अपने प्राण शक्ति इतना मजबूत है कि सामने वाले को बिल्कुल व्यक्ति प्रभावित और आकर्षित कर लेता था। मैं एक बार बताता हूँ एक बात है कि आप लोग कभी विचार करके आप लोग ये बताइए कि जब अपने से बड़े लोग आते हैं तो हमारे यहाँ खड़े होने की परंपरा है। कभी आप धृष्टता करके मत खड़े होइए, देखिए आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप उसको केवल स्टडी कीजिए, दूसरा कोई नहीं देख सकता। आप सेल्फ रियलाइज कीजिए और आप उसको नोट डाउन कीजिए। तब आपको यह अनुभव होगा कि हमारी संस्कृति की कितनी वैज्ञानिकता है। हमने बिल्कुल व्यवहार को हमने उच्च पैमाने पे हमने उसको माप के और बिल्कुल खरी होने के बाद हमने उसको स्वीकृति दी है। तो पहला हो गया हमारा मादक पदार्थ, दूसरा है औषधियां। जैसे किसी प्रकार की किसी को कोई डिजीज हो, कोई बीमारी हो, जैसे कि बहुत कुछ भी जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं वो सब कुछ हो सकता है। जैसे कि मैं एक विचार लूँ, जैसे कि भाई जो किसी लोगों के पत्थरी वगैरह, अपेंडिक्स वगैरह, पत्थरी उथरी कुछ वगैरह चीज़ें हो जाती हैं, पेन बहुत ज़्यादा होता है, और उसी समय अगर बच्चा होने वाला है आप पेन किलर दवाओं का ज़्यादा सेवन कीजिए तो देखिए उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर्स ये अनुभव होगा कि डॉक्टर्स के पास अगर व्यक्ति जाए न जाए वो अलग की बात है, तो पता नहीं चलेगा उसको, लेकिन डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर दवाओं का सेवन नहीं करता है। अच्छा इन्वायरमेंट में रहने के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए, प्राकृतिक चीज खाने के लिए। पेशेंट चूंकि प्रेशर देता है तो दवा डॉक्टर लिख देते हैं कि आप ये विटामिन ये वगैरह ये घोल वगैरह पीजिए, लेकिन आप अच्छे डॉक्टर के पास हो तो वो आपको कहते हैं कि आप नेचुरल रिसोर्स से आप उसको वो लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और आप अंडर गाइडेंस में रहिए, अंडर ट्रीटमेंट में रहिए, और आपकी सुपरविजन होती रहेगी, और जैसा होगा फिर वो होगा। तो यहाँ पे तो औषधियाँ जो भी उस समय जो औषधियाँ लेती, कोई और ज़्यादा भयानक बीमारी हो गई, जैसे कि अभी जो कोरोना का ही जो समय है, मैं एक बार चर्चा किया था, आप लोगों ने भी उसको बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। अब ये तो देखो जी, ये समय जो 6 महीने का, लगभग 5 महीने 6 महीने जो समय जा रहे हैं, आप कोई ओपन में है, उनके यहाँ वो अलग की बात है। जो लोग छोटा सा घर है, जो लोग बहुत संकीर्ण जगहों पर रहते हैं, ये पूरे मानव जाति की है। एक अगर पूरे समाज में एक भी विकृत और एक भी विकृतियां रह गई और एक भी विकृत रह गया तो वो समस्या क्रिएट करेगा। कभी भी बड़ी समूह समस्या क्रिएट नहीं करती है, छोटी समूह से एक समस्या पूरे को समस्याग्रस्त कर देती है। तो आगे चल के इसका बहुत बड़ा रिसर्च आने वाला है, बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा, और विशेष तौर से जो नई जनरेशन जो आएगी इस अंतराल के बाद, उन जनरेशन पे इसकी रिसर्च होना भी बहुत जरूरी है, और ये इसकी प्रभाव बहुत ज्यादा आएगा। इसकी कल्पना सिर्फ कल्पना की जा सकती है, लेकिन रिजल्ट भविष्य के गर्भ में है और वो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा। हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे सचेत होना चाहिए था। जहां पे हमें सचेत होना चाहिए था, जहां पे सरकारों को सचेत होना चाहिए, जहां समाज को सचेत, जहां परिवारों को, जहां टीचर को होना चाहिए था, वहां लोग नहीं हुए। प्रेशर इस एक तो ऐसे मेंटली प्रेशर, दूसरे और भी ज्यादा प्रेशर दीजिए, ये ऑनलाइन बच्चों को, ड्यूटी को, परिवारों में, ये जो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ेगा, वो स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं गर्भस्थ शिशु में पड़ेगा,
और आप अनजाने में अनजाने आप बिना दोष के और कहीं ना कहीं उस प्रकार की एक भविष्य तैयार हो रहा है। और ईश्वर करे मेरी बातें असत्य हों, लेकिन आने वाली रिसर्च इस बात को बताएंगे, आने वाली समय बताएगी कि किस प्रकार की ये विकृति जो अभी जो ये जो समस्या आई है कोविड-19, इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और विशेष तौर से बच्चों के ऊपर, विशेष तौर से लोगों के मेंटल लेवल पे, उनके इमोशंस लेवल पे प्रभाव पड़ेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, इसकी जब रिसर्च आएंगी तब समझ में आएगा। अगला है विकिरण। विकिरण को आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि जब बच्चा जब गर्भ में होता है तो जैसे कि उसकी जांच जब कोई तकलीफ होती है, या आजकल तो शौकिया तौर पर कि पेट में बाबू है कि बिटिया है, इसका भी देखने के लोग अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज और भी जो रेज होती हैं और प्रकार की, तो जो ये अल्ट्रा जो ये किरणें हैं, जो रेज निकलती हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं जिस अंग पे या जिस बॉडी पे, या अगर आंखों पे अगर ये पड़ जाए या ब्रेन पे पड़े तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप लोग किसी डॉक्टर से आप लोग सलाह लेंगे तो डॉक्टर हमेशा, जैसे कि वो हमेशा कहते हैं किसी को टीबी का पेशेंट हो तो उसको एक्सरे कराइए। अगर वो नहीं होता कि बार बार रिपोर्ट देखने के लिए पैसा हमारे पास खूब है, हर महीने करा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये पोर्शन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो जो बच्चा, जो कोमल बच्चा है, जिसका अभी कुछ है ही नहीं, सोचिए उसके ऊपर उन एक्सरे किरणों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम लोग खुश हो रहे हैं कि चलो पता तो चल गया ना कि बाबू है कि बिटिया है। बिटिया है तो जहाँ से आई है वहाँ भेजने का हम लोग प्रयास करते हैं, बाबू है तो थाली पीटते हैं। एक तो एक्सरे डाल ही दिया और थाली पीट रहे हैं दूजे, और एक तो पोल्यूशन भी, नॉइस पोल्यूशन किया, और जो किरणों का जो प्रभाव पड़ा, तो ये विकिरण, ये जो किरणें होती हैं, और दूजे ये तो आर्टिफिशियल हो गया, इसके नेचुरल किरणें हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, या कुछ भौगोलिक परिस्थितियों में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे रेज वो कुछ होती हैं, तो या कुछ ऐसे विकिरण वाले, जैसे कि भोपाल जो त्रासदी हुआ था, या जहाँ पे उस प्रकार का रेज ज़्यादा उत्पन्न होता हो, या जहाँ पे एक जो इस प्रकार के रेज, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, ऐसे रेज उत्पन्न होते हैं, और वहाँ पे आप नौकरी करते हो, ड्यूटी देते हो, हॉस्पिटल्स में हो, जैसे कि नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो अगर वो उन पेशा में है तो उनके अंदर रेज तो कहीं ना कहीं संपर्क में अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं गर्भस्थ शिशु पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इससे भी उसकी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पर वो प्रभाव डालता है। और एक बार अगर प्रभाव पड़ गया तो सुधारता तो कम, बढ़ता ही जाता है। तो ये हो गया विकिरण, किसी भी प्रकार के, उन प्रकार के जो रेज जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट हो, जो नेचुरल क्लाइमेट हो, प्रसन्न मन से, और हेल्दी डाइट, हेल्दी इन्वायरमेंट खुद क्रिएट करें, जो दूसरे के भरोसे ना रहे कि वो आएंगे। अब वो तो चलो वो बात हो गई, आप लोग का है, अब जरूरी कि जो सर पढ़ाएंगे वही आप लोग पढ़ें। आप लोग भी अपने से इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। रोज आप लोग एक निर्धारित स्थान पर एक निर्धारित समय कर लें कि मुझे 2 घंटा बैठे, पढ़ें ना पढ़ें वो अलग की बात है, ना भी पढ़े तो चलेगा, पढ़ें तो बहुत बढ़िया, ना पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन एक जगह बैठे तो सही, एक निर्धारित स्थान पर बैठे तो सही, एक निर्धारित समय पर बैठे तो सही, एक निर्धारित अपनी किताब सिलेबस को साथ में रखे तो सही। अब उन किताबों के साथ में उन निर्धारित समय में 2 घंटा का समय, 2 घंटा आप वहाँ पे बैठिए। कौन कहता है पढ़ने के लिए? मैंने तो ऐसे बहुत से प्रयोग किए कि मैंने पढ़ने के लिए कभी किसी को कहा ही नहीं पूरी जिंदगी, और सारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम में बड़े बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाला। ये मेरा एक मंत्र है।
लेकिन वो मेरा शर्त था कि आपको अन्य और कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपका टारगेट 1 साल का है तो आप 1 साल मत पढ़िए, लेकिन 4 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 1 घंटा कहीं और टाइम निकालिए। एक फिक्स स्थान, एक फिक्स समय, एक फिक्स इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। अब वहाँ पे पॉप म्यूजिक बजा रहे हैं और वहाँ पे पढ़ने का स्थान नहीं, तो ये मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं पढ़ने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरी शर्त उसमें है। आप बनाइए और वहाँ पे बैठ के किताबों की बात होनी चाहिए, किताबें रखी गई हों। वहाँ पे आप अपने परिवार, वहाँ माहौल को सुगंधित कर लीजिए, थोड़ा धूप वूप करके दीपक जलाइए और वहाँ पे क्यों बैठिए 2 घंटे 3 घंटे, जो भी आपका निर्धारित समय। आप मानिए देर सवेर आपके अंदर संस्कार डेवलप होने लगेंगे, एकदम अनुभूति की अवधि से आपके अंदर पढ़ने के, जिनके अंदर कभी के संस्कार ही नहीं है, उन बच्चों को मैंने पढ़ा दिया। कौन बोला पढ़ने के लिए? सोना है किताबों के साथ, उठना है किताबों के साथ, घूमना है किताबों के साथ, कुछ भी नहीं। तो हम लोगों के टीचर जो हम लोग बीएड किए थे, इतना बढ़िया, मैं तो क्लास में बताया भी हूँ, आ गई बातें रिपीट कर दूँ, आपके जीवन में काम आएंगे, अभी एग्जाम हुए काम आएंगे। सारी किताबों कौन ढो के किताबों को रखेगा? छोटी छोटी पैड आती थी, मार्केट में मिलती है, हम लोग 10 रुपए की खरीद लेते थे, और पूरी सारे सूत्र, सारे फार्मूले, सारे वैज्ञानिकों के नाम, सारे जनक, सारी परिभाषाएं, सारी विशेषताएं सब उसमें लिखी रहती थी, पॉकेट में ही रहेंगी। मेरी अब पॉकेट छोटी हो गई, पहले मेरी पॉकेट हमेशा बड़ी हमेशा डायरी रहेगा उसमें। आज भी वो फेंकी नहीं, वो घर पे पड़ी हुई है। इसीलिए मुझे सारी परिभाषाएं याद हो गई। मैं एक सब्जेक्ट के 20-20 परिभाषा बिना देखे मैं बोल, सर ने कहा, बात जम गई, बस रखना स्टार्ट कर दिया। अभी भी रखता हूँ, पेज फोल्ड करके, और कुछ भी हुआ लिख लिया, पॉकेट में डाल दिया, जो नई बातें मिल गई हमारे लिए वहां पे डाल दिया, रख दिया। तो इस प्रकार के। अगला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में भी ये होता है, किसी के माँ बाप अगर किसी में कोई अर्ध विकृत हो, मानसिक डिस्टर्बेंस हो, पागल रहे हो, या किसी प्रकार की वो, तो जेनेटिकली भी ये आता है परिवार में इस प्रकार की। इसीलिए आप लोग मनोविज्ञान में सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पे आता है। आप लोग एक काली का उदाहरण आप लोगों को पढ़ाए होंगे। एक सैनिक था, वो चरित्र युक्त एक लड़की से शादी करता है, एक चरित्रहीन से शादी करता है, और दोनों से संततियाँ उत्पन्न होती हैं। उन दोनों संततियों में आप लोग जमीन आसमान का अंतर पाए हैं। एक संस्कारित वाले में जितने बच्चे उसके अयोग्य होते हैं, चरित्रहीन जो स्त्री थी उसमें उतने बच्चे उसके सफल होते हैं। तो कितना का अंतर है। तो आप लोग सब इस बात को जानते हैं। और भी इसमें अनुवांशिकता, जेनेटिक। इसलिए शादी विवाहों में जो ये परंपराएं हैं, ये जो मिलान होते हैं, गोत्र वगैरह, गणना, नाड़ी वगैरह, ये इसके